अध्याय 19 लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सेवक। हरमाइनी चीखी। ब्लैक उछलकर खड़ा हो गया। हैरी ऐसे कूदा जैसे उसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो। मुझे यह लड़ाकू पेड़ के पास मिला था, स्नेप ने चोगा एक तरफ फेंकते हुए और अपनी छड़ी ल्यूपिन के सीने पर तानते हुए कहा। यह चोगा बहुत काम आया पॉटर, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। स्नेप थोड़ा हाँफ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का भाव था। तुम शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होगे कि मुझे कैसे मालूम चला कि तुम यहाँ हो, स्नेप ने कहा, जिनकी आंखों में चमक थी। ल्यूपिन, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ऑफिस में गया था। तुम आज अपना काढ़ा पीना भूल गए थे, इसलिए मैं काढ़ा लेकर गया था। और यह खुशकिस्मती थी कि मैंने ऐसा किया। मेरा मतलब है मेरी खुशकिस्मती थी। तुम्हारी डेस्क पर एक नक्शा खुला पड़ा था। उस पर नजर डालते ही मैं सब जान गया जो मैं जानना चाहता था। मैंने तुम्हें इस गलियारे में भागते और ओझल होते देखा। सेवरस, ल्यूपिन ने कहना शुरू किया, लेकिन स्नेप ने उनकी बात काट दी। ल्यूपिन, मैंने हेडमास्टर से बार बार कहा था कि तुम अपने पुराने दोस्त ब्लैक को महल में अंदर लाने में मदद कर रहे हो, और यह रहा उसका सबूत। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम उसे छुपाने के लिए अपनी पुरानी जगह का इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे। सेवरस, तुम गलती कर रहे हो, ल्यूपिन ने जल्दी से कहा। तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम है। मैं सब कुछ स्पष्ट कर सकता हूँ। सीरियस यहाँ हैरी को मारने नहीं आया है। आज रात 10 के बाद में 2 और लोग जाएंगे, स्नेप ने कहा। उसकी आंखों में अब पागलपन भरी चमक थी। मैं यह देखने में रुचि रखता हूँ कि डम्बलडोर इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि तुम हानि रहित हो ल्यूपिन, जैसे नर भेड़ियों को पालतू बनाया जा सकता हो। मूर्ख, ल्यूपिन ने धीमे से कहा। क्या स्कूल के दिनों की पुरानी जलन की वजह से तुम किसी बेकसूर आदमी को दोबारा अज़्क़बान भेजोगे? धड़ाक, सांप जैसी पतली रस्सी स्नेप की छड़ी से बाहर निकली और ल्यूपिन के चेहरे, कलाइयों और टखनों पर बंध गई। इससे ल्यूपिन का संतुलन बिगड़ गया और वे फर्श पर गिर पड़े। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। गुस्से में घुर्राता ब्लैक स्नेप की तरफ बढ़ा, लेकिन स्नेप ने अपनी छड़ी सीधे ब्लैक की आंखों के बीच तान दी। मुझे एक कारण दो, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मुझे इसके इस्तेमाल का एक कारण दो और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लैक रुक गया। यह कहना मुश्किल था कि किसके चेहरे पर ज्यादा नफरत थी। हैरी अपनी जगह पर इतना स्थिर खड़ा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। वह यह नहीं जानता था कि क्या किया जाए या किस पर विश्वास किया जाए। उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। रॉन भी उसी की तरह दुविधा में दिख रहा था और भागने की कोशिश करते स्कैबस को पकड़े रखने के लिए अब भी जूझ रहा था। बहरहाल हरमाइनी ने स्नेप की तरफ अनिश्चितता से एक कदम बढ़ाकर धीमी आवाज में कहा, प्रोफेसर स्नेप, इसमें भला क्या नुकसान होगा कि हम उनकी पूरी बात सुन लें, है ना? मिस ग्रेंजर, तुम स्कूल से निकाला जा सकता है, स्नेप ने थूकड़ाते हुए कहा। तुम, पॉटर और वीजली एक खूनी और नरभेड़िए के साथ पाए गए हो। जिंदगी में कम से कम एक बार तो अपनी जुबान बंद रखो। लेकिन अगर कोई गलती हुई। चुप रहो मूर्ख लड़की, स्नेप चिल्लाए और अचानक पागल जैसे दिखने लगे। जिस चीज को तुम जानती समझती नहीं हो उसके बारे में मत बोलो। स्नेप के चेहरे की तरफ तनी हुई उनकी छड़ी से कुछ चिंगारियां निकलने लगी। हरमाइनी चुप हो गई। बदला बहुत मीठा होता है, स्नेप ने ब्लैक से कहा। बड़े दिनों से हसरत थी कि तुम्हें मैं ही पकड़ूं। तुमसे गलती हो रही है सेवरस, ब्लैक गुर्राया। अगर यह लड़का अपने चूहे को महल में ले जाएगा, उसने अपना सिर रॉन की तरफ झटकते हुए कहा, तो मैं चुपचाप वहां चला जाऊंगा। महल तक? स्नेप ने रेशमी लहजे में कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें उतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं तो लड़ाकू पेड़ से बाहर निकलते ही दम पिशाचों को बुला लूंगा। वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे ब्लैक, इतने खुश होंगे कि वे तुम्हें चूम लेंगे। ब्लैक के चेहरे पर जो थोड़ा बहुत रंग था वो भी उड़ गया। तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए, उसने अटकती हुई आवाज में कहा। चूहे को देखो, लेकिन स्नेप की आंखों में पागलपन भरी चमक थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कुछ सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब सब लोग चलो, उन्होंने कहा। उन्होंने चुटकी बजाई और ल्यूपिन की रस्सियों की डोर उड़कर उनके हाथ में आ गई। मैं नरभेड़ियों को खींच कर ले चलता हूँ, शायद दम पिशाच इसे भी चूम ले। इससे पहले कि हैरी जान पाता कि वह क्या कर रहा था, उसने 3 कदमों में कमरा पार किया और रास्ता रोककर दरवाजे पर खड़ा हो गया। रास्ते से हट जाओ पॉटर, तुम पहले ही काफी मुश्किल में हो, स्नेप ने गुर्रा कर कहा। अगर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ नहीं आता, प्रोफेसर ल्यूपिन मुझे इस साल सैकड़ों बार मार सकते थे, हैरी ने कहा। जब मैंने दम पिशाचों से रक्षा का मंत्र सीखा था तो मैं उनके साथ कई बार अकेला था। अगर वे ब्लैक की मदद कर रहे होते तो उन्होंने मुझे तभी क्यों नहीं मार डाला? मुझे क्या पता कि नरभेड़िया का दिमाग किस तरह सोचता है, स्नेप ने गुस्से से कहा। रास्ते से हट जाओ पॉटर, आप पागल हो चुके हैं,
हैरी चीखा। उन्होंने स्कूल में आपके साथ मजाक किया था, इसलिए आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। चुप रहो, मैं इस तरह की बातें नहीं सुनूंगा। स्नेप चीखे और पहले से कहीं ज्यादा पागल दिखने लगे। पॉटर, जैसा बाप वैसा बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें तो घुटनों के बल बैठकर मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तुम इसी काबिल थे कि वह तुम्हें मार देता। तुम भी अपने पिता की तरह मरते। तुम्हारी तरह उन्होंने भी ब्लैक पर भरोसा किया था। तुम भी इसी अकड़ में मरते कि ब्लैक पर शक करना गलत है। अब रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती रास्ते से हटा दूंगा। रास्ते से हट जाओ पॉटर। हैरी ने एक पल में ही फैसला कर लिया। स्नेप उसकी तरफ एक भी कदम आगे बढ़ा पाए इससे पहले ही उसने अपनी छड़ी उठा ली। निरस्त्र भव, वह चीखा। पर यह कहने वाली आवाज अकेले उसी की नहीं थी। एक विस्फोट हुआ जिससे दरवाजे की चूलें हिल गई। स्नेप हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराए, फिर वे फिसल कर फर्श पर गिरे और उनके बालों से खून बहने लगा। वे बेहोश हो चुके थे। हैरी ने आसपास देखा। रॉन और हर्माइनी ने भी उसी समय स्नेप को निरस्त करने की कोशिश की थी। स्नेप की छड़ी हवा में उछली और बिस्तर पर क्रुकशैंक्स के पास जा गिरी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्लैक ने हैरी को देखते हुए कहा। तुम्हें यह काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए था। हैरी ने ब्लैक से नजरें नहीं मिलाई। उसे अब भी यकीन नहीं था कि उसने सही काम किया था। हमने एक टीचर पर हमला किया, हरमानी ने कहा और बेहोश पड़े स्नेप पर भय भरी आंखों से घूरती रही। ओह, हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। ल्यूपिन अपनी रस्सियां खोलने के लिए जूझ रहे थे। ब्लैक ने तुरंत नीचे झुककर उनकी रस्सियां खोल दी। ल्यूपिन ने सीधे खड़े होकर अपनी बाहें मली जहां रस्सियों के कारण निशान बन गए थे। धन्यवाद हैरी, वे बोले। हैरी ने पलटकर जवाब दिया, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया है। तब तो अब हमें तुम्हें सबूत देना ही होगा, ब्लैक बोला। सुनो लड़के, पीटर को मुझे दे दो अभी। रॉन ने स्कैबस को अपने सीने से चिपका लिया। छोड़ो भी, उसने कमजोरी से कहा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम अज़्काबान से सिर्फ स्कैबस को पकड़ने के लिए भागे थे? मेरा मतलब है। उसने समर्थन की तलाश में हैरी और हर्माइनी की तरफ देखा। ठीक है, यह मान लिया जाए कि पेटिग्रू चूहे में बदल सकता है। दुनिया में लाखों चूहे हैं। ब्लैक को अज़्काबान की कैद से यह कैसे पता चला कि स्कैबस ही पेटिग्रू था? यह उचित सवाल है, सीरियस, ल्यूपिन ने ब्लैक की तरफ मुड़कर कहा और उनकी भुएं थोड़ी तन गई। तुम्हें यह कैसे पता चला कि पेटिग्रू कहाँ है? ब्लैक ने अपने दुशाले के भीतर अपने पंजे जैसा हाथ डालकर एक दबा कुचला कागज बाहर निकाला, जिसे उसने हाथ फिराकर ठीक किया और दूसरों को दिखाया। यह रॉन उसके परिवार की तस्वीर थी जो पिछली गर्मी में दैनिक जादूगर में छपी थी। इस तस्वीर में स्कैबस रॉन के कंधे पर बैठा हुआ था। ल्यूपिन ने हैरान होकर ब्लैक से पूछा, तुम्हें यह कैसे मिला? फज से, ब्लैक ने कहा। जब वे पिछले साल अज़्काबान का निरीक्षण करने आए थे तो मैंने उनसे अखबार मांग लिया था और उसमें पहले पेज पर पीटर था, इस लड़के के कंधे पर बैठा हुआ। मैं उसे देखते ही तत्काल पहचान गया। मैंने उसे बहुत बार रूप बदलते देखा था और तस्वीर के साथ यह भी लिखा था कि वह लड़का हॉगवर्ट्स जाने वाला है जहाँ हैरी पढ़ता था। हे भगवान, ल्यूपिन ने धीमे से कहा। वे कभी स्कैबस को तो कभी अखबार की तस्वीर को घूरते रहे। उसका अगला पंजा, उसके अगले पंजे में क्या खास बात है? रॉन ने गुस्से से पूछा। ब्लैक बोला, उसकी एक उंगली गायब है। जाहिर है, ल्यूपिन ने कहा। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, उसने खुद यह किया था? रूप बदलने से ठीक पहले, ब्लैक ने कहा। जब मैंने उसे घेर लिया तो उसने पूरी सड़क को सुनाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैंने लिली और जेम्स को धोखा दिया था। फिर इससे पहले कि मैं उसे शाप दे पाऊं, उसने कमर के पीछे से छड़ी पकड़कर सड़क पर विस्फोट कर दिया और 20 फुट के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति को मार डाला। इसके बाद वो सीवर लाइन में बाकी चूहों के साथ रहने चला गया। क्या तुमने कभी नहीं सुना रॉन? ल्यूपिन ने कहा। पीटर के शरीर का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला था वो उसकी उंगली थी। देखिए, शायद स्कैबस की किसी और चूहे से लड़ाई हुई होगी। वो मेरे परिवार में बरसों से है। वास्तव में 12 साल से, ल्यूपिन ने कहा। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि वह इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रहा? रॉन बोला। हम उसकी अच्छी देखभाल कर रहे थे, लेकिन इस समय तो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है ना? ल्यूपिन ने कहा। मुझे लगता है जब से उसने सुना है कि सीरियस अज़्काबान से भाग गया है तभी से उसका वजन कम हो रहा है। वह उस पागल बिल्ली से डरा हुआ है। रॉन ने क्रुकशैंक्स की तरफ इशारा किया जो भी बिस्तर पर बैठी थी। लेकिन यह सही नहीं था, हैरी ने अचानक सोचा। स्कैबस क्रुकशैंक्स के आने से पहले से ही बीमार दिख रहा था, रॉन के मिस्र से लौटने के समय से, तब से जब ब्लैक भागा था। यह बिल्ली पागल नहीं है, ब्लैक ने भर्राई आवाज में कहा। उसने अपना दुबला हाथ बढ़ाकर क्रुकशैंक्स के सिर पर हाथ फिराया। यह बहुत समझदार बिल्ली है। इसने तत्काल पीटर की असलियत जान ली और जब यह मुझसे मिली तो इसने तत्काल समझ लिया कि मैं कुत्ता नहीं हूँ। हालांकि इसे मुझ पर भरोसा करने में कुछ समय लगा। आखिरकार मैंने इसे बता दिया कि मैं किसके पीछे पड़ा हूँ तो यह मेरी मदद करने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है?
हरमाइनी बोली। इसने पीटर को पकड़कर मेरे पास लाने की कोशिश की, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। इसलिए इसने गरुड़दार हाउस के पासवर्ड वाला कागज चुरा कर मुझे दे दिया। जहां तक मैं जानता हूँ, ये बिल्ली उस कागज को किसी लड़के के बिस्तर के पास रखी टेबल से उठाकर लाई थी। हैरी का दिमाग अब इन बातों के वजन को झेल नहीं पा रहा था। यह सब मूर्खतापूर्ण था, और इसके बावजूद लेकिन पीटर को इस बारे में शक हो गया और वो भाग खड़ा हुआ। इस बिल्ली ने, तुमने इसका नाम क्रुकशैंक्स रखा है, मुझे बताया कि पीटर चादर पर खून का निशान छोड़ गया है। मुझे लगता है उसने खुद को काट लिया होगा। अपनी मौत का एक बार पहले भी वो सफल नाटक कर चुका था। यह सुनकर हैरी होश में आ गया। और उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? उसने गुस्से से कहा। क्योंकि वो जानता था कि तुम उसे उसी तरह मारने वाले हो जिस तरह तुमने मेरे माता पिता को मारा था। नहीं, ल्यूपिन ने कहा। हैरी, और अब तुम उसे मारने आए हो? हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ। ब्लैक ने स्कैबस को निर्मम निगाह से देखते हुए कहा। तब तो मुझे तुम्हें स्नेप से नहीं बचाना चाहिए था, हैरी चिल्लाया। हैरी, ल्यूपिन ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? पूरे समय हम यही सोच रहे थे कि सीरियस ने तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा दिया था और पीटर ने उसे घेर लिया था, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? पीटर ने तुम्हारे मम्मी पापा को धोखा दिया था, सीरियस ने पीटर को घेरा था। यह सही नहीं है, हैरी चीखा। वह उनका रहस्य रक्षक था। उसने आपके आने से पहले कहा था कि उसी ने उनकी हत्या की थी। वो ब्लैक की तरफ इशारा कर रहा था, जिसने अपना सिर धीरे धीरे हिलाया। उसकी धसी आंखें अचानक चमकने लगी। हैरी, एक तरह से मैंने ही उन्हें मारा था, उसने फटी आवाज में कहा। मैंने ही आखिरी पल लिली और जेम्स को यह सुझाव दिया था कि वे पीटर को अपना रहस्य रक्षक बना ले। मैं जानता हूँ कि दोष मेरा ही है। जिस रात को उनकी मौत हुई थी, उस रात को मैं पीटर को देखने गया था कि वो सुरक्षित तो था, लेकिन जब मैं उसके छिपने की जगह पहुंचा तो वो वहाँ नहीं मिला, और वहाँ पर किसी तरह के संघर्ष का कोई निशान भी नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं डर गया और सीधे तुम्हारे माता पिता के घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जब मैंने उनका तबाह मकान और उनके मुर्दा शरीर देखे तो मैं समझ गया कि पीटर ने क्या किया होगा, और मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसकी आवाज टूट गई। वह पीछे पलट गया। काफी हो चुका, ल्यूपिन बोले, और अब उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी जो हैरी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सचमुच क्या हुआ था, यह साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। रॉन, वो चूहा मुझे दे दो। रॉन ने तनाव भरी आवाज में ल्यूपिन से पूछा, अगर मैं आपको चूहा दे दूंगा तो आप उसके साथ क्या करोगे? उसे उसके असली रूप में आने के लिए मजबूर करेंगे, ल्यूपिन ने कहा। अगर वो सचमुच चूहा है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। रॉन ने झिझकते हुए आखिरकार स्कैबस को ल्यूपिन के हवाले कर दिया। स्कैबस बगैर रुके लगातार चीखने, छटपटाने और उछलने लगा। उसकी छोटी काली आंखें उसके सिर में घुसी जा रही थी। ल्यूपिन ने पूछा, तैयार सीरियस? ब्लैक पहले ही बिस्तर से स्नेप की छड़ी उठा चुका था। जब वह ल्यूपिन और छटपटाते चूहे के पास आया तो उसकी गीली आंखों में शोले भड़क रहे थे। उसने धीमे से पूछा, एक साथ? हाँ, ल्यूपिन ने कहा। उन्होंने एक हाथ में स्कैबस को कसकर पकड़े रखा था और दूसरे हाथ में छड़ी को। 3 की आवाज पर 1, 2, 3 दोनों छड़ियों से नीली सफेद रोशनी बाहर निकली। एक पल के लिए स्कैबस हवा में झूलता रहा, फिर उसका छोटा काला शरीर तेजी से फैलने लगा। जब चूहा गिरकर फर्श से टकराया तो रॉन की चीख निकल गई। एक बार फिर चौंधियाने वाली रोशनी हुई, और फिर यह किसी बढ़ते हुए पेड़ की तेजी से चलती फिल्म को देखने की तरह था। जमीन से एक सिर तेजी से ऊपर की तरफ उग रहा था और अंग शाखाओं की तरह निकल रहे थे। अगले ही पल स्कैबस की जगह एक आदमी अपने हाथ मलते हुए और सिर झुकाए खड़ा था। क्रुकशैंक्स बिस्तर पर थूक उड़ाती हुई गुर्राने लगी। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए थे। वह आदमी नाटा था। वो हैरी और हरमाइनी जितना ही लंबा होगा। उसके पतले रंगहीन बाल बिखरे हुए थे और उसके सिर पर बड़ी सी चांद थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी मोटे आदमी का वजन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कम हो गया हो। उसकी चमड़ी स्कैबस की खाल की तरह ही गंदी दिख रही थी। उसकी नुकीली नाक और बहुत छोटी पनीली आंखों में भी चूहे की झलक थी। उसे चारों तरफ नजरें दौड़ा उन सब की ओर देखा। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। हैरी ने देखा कि उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। हेलो पीटर, ल्यूपिन ने ऐसे खुशनुमा अंदाज में कहा जैसे उन्हें चूहे को पुराने दोस्त में बदलते देखने की आदत हो। तुम्हें देखे हुए काफी अरसा हो गया। सीरियस रीमस? पेटिग्रू की आवाज भी चूहे की चिंचिहाट जैसी थी। एक बार फिर उसकी निगाह दरवाजे तक गई। मेरे दोस्तों, मेरे पुराने दोस्तों। ब्लैक का छड़ी वाला हाथ उठा, लेकिन ल्यूपिन ने चेतावनी भरे अंदाज में देखते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। फिर ल्यूपिन पेटिग्रू की तरफ मुड़े। उनकी आवाज धीमी और सहज थी। पीटर, हम लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि जिस रात को लिली और जेम्स की मौत हुई थी उस रात को क्या हुआ था। जब हम ये बात कर रहे थे तब तुम बिस्तर पर चिचिया रहे थे, इसलिए शायद तुमने कुछ बातें नहीं सुनी होगी। रीमस, पेटिग्रू ने हांफते हुए कहा। हैरी को साफ नजर आ रहा था कि उसके पीले चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थीं। तुम्हें उसकी बात पर यकीन तो नहीं है? उसने मुझे मारने की कोशिश की थी रीमस। हम यह सुन चुके हैं,
ल्यूपिन बहुत ठंडेपन से बोले, मैं तुम्हारे साथ एक दो गुत्थियां सुलझाना चाहता हूँ पीटर, अगर तुम। वो मुझे दोबारा मारने आया है, पेटिग्रू अचानक ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए चीखा। हैरी ने देखा कि उसने उसके लिए अपनी बीच की उंगली का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी तर्जनी गायब थी। उसने लिली और जेम्स को मार डाला है और अब वो मुझे भी मारना चाहता है, मुझे बचा लो रीमस। जब ब्लैक ने अपनी धसी हुई आंखों से पेटिग्रू को घूर कर देखा तो ब्लैक का चेहरा कंकाल जैसा दिखने लगा। ल्यूपिन ने कहा, जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती तब तक कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा। साफ नहीं हो जाती? पेटिग्रू चीखा और एक बार फिर बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बंद खिड़कियों पर और दरवाजे पर गई। मैं जानता था कि वो मेरे पीछे जरूर आएगा, मैं जानता था कि वो मेरे पीछे जरूर आएगा। मैं 12 साल से इस बात का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानते थे कि सीरियस अज़्काबान से भागने वाला है? ल्यूपिन ने मोहे उठाते हुए कहा, जबकि वहां से पहले कभी कोई नहीं भाग पाया था। उसके पास ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पेटिग्रू तीखी आवाज में बोला, वरना वो वहां से कैसे भाग सकता था? मुझे लगता है तुम जानते हो कौन ने उसे कुछ चालें सिखाती होंगी। वोल्डेमॉर्ट मुझे चालें सिखाएगा? सीरियस ने कहा। पेटिग्रू वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर इस तरह कांपा जैसे ब्लैक ने उसे कोड़ा मार दिया हो। क्या अपने पुराने मालिक का नाम सुनकर डर गए? ब्लैक बोला, मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ पीटर, तुम्हारे साथी तुमसे खुश नहीं है ना? पता नहीं तुम्हारा क्या मतलब है सीरियस? पेटिग्रू बुदबुदाया। अब उसकी सांसें ज्यादा तेजी से चलने लगी थीं। उसका पूरा चेहरा पसीने में नहा गया था। तुम 12 साल तक मुझसे नहीं वोल्डेमॉर्ट के साथियों से छिप रहे थे, ब्लैक बोला। मैंने अज़्काबान में बहुत सी बातें सुनी है पीटर, सब यही सोचते हैं कि तुम मर चुके हो, वरना तुम्हें उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैंने सुना है कि वे अपनी नींद में हर तरह की बातें चीख चीख कर कह रहे थे। उन्हें लगता है कि तुमने लिली और जेम्स के साथ तो गद्दारी की ही थी, साथ ही वोल्डेमॉर्ट से भी गद्दारी की थी। वोल्डेमॉर्ट तुम्हारी खबर पर पॉटर दंपत्ति को मारने गया था और वहां पर वोल्डेमॉर्ट की हार हो गई। वोल्डेमॉर्ट के सभी साथी अज़्काबान में कैद नहीं है ना? उसके बहुत से साथी आज भी खुले घूम रहे हैं और ये नाटक कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों पर अफसोस है। अगर उन्हें यह भनक मिल गई कि तुम अब भी जिंदा हो पीटर। नहीं जानता तुम किस बारे में बोल रहे हो, पेटिग्रू ने और तीखी आवाज में कहा। उसने अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछकर ल्यूपिन को देखा। तुम तो यह नहीं मानते हो वो पागलपन भरी बात रीमस? पीटर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बेकसूर आदमी 12 साल तक चूहे के रूप में क्यों रहना चाहेगा, ल्यूपिन ने आराम से कहा। बेकसूर लेकिन डरा हुआ, पेटिग्रू चींची आया। अगर वोल्डेमॉर्ट के साथी मेरे पीछे थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसके खास आदमी को अज़्काबान भिजवा दिया था, उसका जासूस सीरियस ब्लैक। ब्लैक का चेहरा सिकुड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गरजा। उसकी गुर्राहट भालू के आकार के उस कुत्ते की तरह थी जिसमें वो रूप बदल लेता था। मैं और वोल्डेमॉर्ट का जासूस, मैं कब अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के आसपास रहता था? लेकिन तुम पीटर, मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगा कि मैंने तुम्हें शुरू से ही जासूस क्यों नहीं माना। तुम हमेशा बड़े दोस्तों को पसंद करते थे जो तुम्हारी रक्षा कर सके, है ना? पहले हम थे, मैं और रीमस और जेम्स। पेटिग्रू ने अपना चेहरा एक बार फिर पोंछा। वह अब लगभग हाँफ रहा था। मैं और जासूस, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। कभी नहीं, मैं कभी नहीं जानता था कि तुम इस तरह की बात कह सकते हो। लिली और जेम्स ने तुम्हें अपना रहस्य रक्षक सिर्फ मेरे सुझाव पर बनाया था। ब्लैक इतनी जहरीली आवाज में फुसफुसाया कि पेटिग्रू एक कदम पीछे हट गया। मैंने सोचा था कि यह आदर्श योजना होगी, एक बढ़िया चाल। वोल्डेमॉर्ट यकीनन मेरे पीछे आएगा। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे तुम जैसे कमजोर प्रतिभाहीन जादूगर का इस्तेमाल करेंगे। वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल रहा होगा, वोल्डेमॉर्ट को यह बताना कि तुम पॉटर दंपत्ति को उनके हवाले कर दोगे। पेटिग्रू अनाप शनाप बुदबुदा रहा था। हैरी ने कल्पना की उड़ान और पागलपन जैसे शब्द सुने, लेकिन उसे साफ दिख रहा था कि पेटिग्रू के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो बार बार खिड़की तथा दरवाजे को देख रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हरमाइनी, ल्यूपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्कैबस, मेरा मतलब है यह आदमी हैरी के कमरे में 3 साल से सो रहा है। अगर ये तुम जानते हो कौन के लिए काम कर रहा है तो उसने हैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत बढ़िया सवाल, पेटिग्रू ने तीखी आवाज में हरमाइनी की तरफ हाथ उठाकर कहा। धन्यवाद। देखा रीमस, मैंने हैरी के सिर से एक बाल तक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ, ब्लैक बोला। क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया जिसमें तुम्हें अपना फायदा न दिखे। वोल्डेमॉर्ट 12 साल से छिपा हुआ है। लोग कहते हैं कि वो मुश्किल से जिंदा है। तुम किसी ऐसे जादूगर के लिए एल्बस की नाक के नीचे खून नहीं करोगे जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं, है ना? जब तुम्हें विश्वास हो जाता कि वो दोबारा ताकतवर बन चुका है तब तुम उसके पास लौट जाते, है ना? वरना तुम रहने के लिए जादूगर परिवार ही क्यों चुनते? तुम खबरों की जानकारी रखना चाहते थे, है ना पीटर? ताकि अगर तुम्हारा पुराना मालिक फिर से ताकतवर बन जाए तो तुम्हारे लिए उसके दल में फिर से शामिल होना सुरक्षित रहे। पेटिग्रू ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। ऐसा लगता था कि उसके बोलने की शक्ति चली गई थी।
मिस्टर ब्लैक, सीरियस? हरमाइनी ने संकोच से कहा। ब्लैक इस तरह का संबोधन सुनकर उछल पड़ा। वह हरमाइनी को घूरने लगा, क्योंकि काफी लंबे समय से किसी ने उससे इतनी विनम्रता से बात नहीं की थी। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काले जादू का इस्तेमाल किए बिना आप अज़्काबान से बाहर कैसे निकले? धन्यवाद, पेटिग्रू ने आ बढ़ते हुए उसकी तरफ तेजी से सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, मैं भी यही पूछना। लेकिन ल्यूपिन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ब्लैक हरमाइनी को थोड़ा घूर रहा था, लेकिन वो उसे नाराज नहीं लग रहा था। वह तो सोच रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। उसने धीमे से कहा, मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा कैसे किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना दिमागी संतुलन सिर्फ इसलिए नहीं खोया क्योंकि मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। यह एक सुखद विचार नहीं था। इसे दम पिशाच इसे चूस नहीं सकते थे, लेकिन इस विचार ने मुझे होशो हवास में रखा। मैं कौन हूँ यह जानने के कारण मुझे अपनी शक्तियों को कायम रखने में मदद मिली। इसलिए जब मुझसे सहन नहीं होता था तो मैं अपनी काल कोठरी में रूप बदल लेता था और कुत्ता बन जाता था। तुम्हें पता है, दम पिशाच देख नहीं सकते हैं। उसने थूक निगला। वे लोगों की भावनाओं को महसूस करके उनकी तरफ जाते हैं। कुत्ते के रूप में मेरी भावनाएं कम मानवीय और जटिल थी, लेकिन जाहिर है उन्होंने यह सोचा कि वहां के हर कैदी की तरह मैं भी अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ, इसलिए वे इस बात से परेशान नहीं हुए। परंतु मैं बहुत कमजोर था और बिना छड़ी के उनसे बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर मैंने उस तस्वीर में पीटर को देखा। मुझे यह एहसास हुआ कि वह हॉगवर्ट्स में हैरी के साथ था। अगर उसने जरा से भी खबर सुन ली कि शैतानी जादूगर दोबारा ताकतवर बन रहे हैं तो वह कदम उठाने के लिए आदर्श स्थिति में था। पेटिग्रू बिना आवाज की अपना सिर हिला रहा था, लेकिन पूरे समय ब्लैक की तरफ मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अगर उसे वोल्डेमॉर्ट की वापसी पर यकीन हो जाता तो वह तत्काल कदम उठा सकता था, उन्हें आखिरी पॉटर दे सकता था। अगर वह हैरी को उनके हवाले कर देता तो कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उसने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को धोखा दिया। उसे तो सम्मान के साथ दल में शामिल कर लिया जाता। तो इस वजह से मुझे कुछ करना था। एक मैं ही था जो ये बात जानता था कि पीटर अब भी जिंदा था। हैरी को याद आया कि मिस्टर वीजली ने अपनी पत्नी से कहा था, पहरेदार कहते हैं कि वो अपनी नींद में बड़बड़ाता था, हमेशा एक ही वाक्य बोलता था, वह हॉगवर्ट्स में है। ब्लैक ने आगे कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर में आग लगा दी हो। दम पिशाच इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। यह सुखद भावना नहीं थी, यह तो एक जुनून था। लेकिन इसने मुझे शक्ति दी, इसने मेरे दिमाग को स्पष्ट किया। और एक रात को जब उन्होंने मुझे भोजन देने के लिए मेरी काल कोठरी का दरवाजा खोला तो मैं कुत्ते के रूप में निकल भागा। जानवरों की भावनाओं को महसूस करने में उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए वे दुविधा में पड़ गए। मैं दुबला था, बहुत दुबला, इतना दुबला कि छड़ों के बीच से निकल गया। मैं कुत्ते के रूप में तैरकर धरती तक पहुंचा। मैंने उत्तर दिशा में यात्रा की और कुत्ते के रूप में हॉगवर्ट्स के मैदान में प्रवेश किया। तब से मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ, सिवाय उस समय के जब मैं क्विडिच मैच को देखने गया था। हैरी, तुम भी अपने पिता की तरह ही बढ़िया खिलाड़ी हो। उसने हैरी की तरफ देखा। इस बार हैरी ने नजरें नहीं चुराई। मेरा यकीन करो, ब्लैक ने कहा, मेरा यकीन करो, मैंने जेम्स और लिली को कभी धोखा नहीं दिया। उन्हें धोखा देने से पहले मैं मर जाना पसंद करता। और अंत में हैरी ने उस पर यकीन कर लिया। हैरी का गला रूंधा हुआ था, इसलिए उसने सिर हिलाकर इशारे से बता दिया, नहीं। पेटिग्रू अपने घुटने पर बैठ गया, जैसे हैरी के हाँ कहने का मतलब यह हो कि उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। वह अपने घुटनों के बल इधर उधर हिलता रहा। उसके हाथ उसके सामने इस तरह बंधे थे जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। सीरियस, ये मैं हूँ, पीटर, तुम्हारा दोस्त, तुम मुझे जान से नहीं। ब्लैक ने लात मारी और पेटिग्रू दूर हो गया। मेरे कपड़ों पर तुम्हारे छुए बिना ही बहुत सी गंदगी लगी है, ब्लैक ने कहा। रीमस, पेटिग्रू चिंचियाया और अब ल्यूपिन की तरफ मुड़कर आग्रह भरी नजरों से देखने लगा। तुम्हें तो इसकी बात पर यकीन नहीं है? अगर सीरियस योजना बदलता तो क्या वह तुम्हें नहीं बताता? नहीं बताता पीटर, अगर उसे शक होता कि मैं जासूस हो सकता हूँ, ल्यूपिन ने कहा। मुझे लगता है इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया था। सीरियस, मुझे माफ कर देना रीमस, ब्लैक बोला। बिल्कुल नहीं पैटफुट, पुराने दोस्त, ल्यूपिन ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। और तुम भी मुझे माफ कर दो कि मैंने सोचा कि तुम जासूस थे। क्यों नहीं, ब्लैक बोला और उसके दुबले चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वह भी अपनी आस्तीनें चढ़ाने लगा। क्या हम उसे एक साथ मारेंगे? हाँ, मुझे लगता है यही ठीक रहेगा, ल्यूपिन ने गंभीरता से कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पेटिग्रू ने सांस खींची और वो उछलकर रॉन के पास पहुंचा। रॉन, क्या मैं अच्छा दोस्त नहीं था, अच्छा पालतू जानवर नहीं था? तुम उन्हें मुझे मारने नहीं दोगे रॉन, है ना? तुम मेरा पक्ष लोगे, है ना? लेकिन रॉन पेटिग्रू को बहुत नफरत से देख रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर सोने दिया। दयालु लड़के, दयालु मालिक। पेटिग्रू रॉन की तरफ रेंगा। तुम उन्हें ऐसा नहीं करने दोगे। मैं तुम्हारा चूहा था, मैं एक अच्छा पालतू जानवर था। अगर तुम इंसान के बजाय चूहे के रूप में ज्यादा अच्छे हो तो यह कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं है पीटर।
ब्लैक ने रूखेपन से कहा। रॉन का चेहरा अभी दर्द से पीला पड़ा हुआ था। उसने अपना टूटा हुआ पैर पेटिग्रू की पहुंच से दूर हटा लिया। पेटिग्रू अपने घुटनों पर पलटा और आगे बढ़कर उसने हरमाइनी के दुशाले को पकड़ लिया। अच्छी लड़की, होशियार लड़की, तुम उन्हें ऐसा नहीं करने दोगी, मेरी मदद करो। हरमाइनी ने अपने दुशाले को पेटिग्रू के हाथ की पकड़ से छुड़ाया और पीछे हटकर दीवार से टिक गई। वो दहशत में लग रही थी। पेटिग्रू घुटने के बल बैठ गया और बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर उसने अपना सिर धीरे से हैरी की तरफ घुमाया। हैरी, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हैरी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक गरजा। उसका सामना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके सामने जेम्स के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैरी, पेटिग्रू फुसफुसाया और उसके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगा। हैरी, जेम्स ने मुझे मरने नहीं दिया होता। जेम्स समझ गया होता हैरी, वो मुझ पर जरूर दया दिखाता। ब्लैक और ल्यूपिन दोनों ने आगे आकर पेटिग्रू के कंधे पकड़े और उसे फर्श पर पीछे धकेल दिया। वह दहशत से कांपता हुआ वहीं बैठा बैठा उनकी तरफ घूरता रहा। ब्लैक ने कांपते हुए कहा, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने लिली और जेम्स को वोल्डेमॉर्ट के हाथों बेच दिया था? पेटिग्रू फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखना भयंकर था। वो बड़े आकार के गंजे बच्चे की तरह दिख रहा था जो फर्श पर दहशत से कांप रहा था। सीरियस मैं और कर भी क्या सकता था? तुम जानते हो कौन बहुत शक्तिशाली था। तुम जानते नहीं हो, उसके पास ऐसे हथियार थे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं डरा हुआ था सीरियस। मैं कभी तुम्हारी रीमस और जेम्स की तरह बहादुर नहीं था। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम जानते हो कौन ने मुझे मजबूर कर दिया था? झूठ मत बोलो, ब्लैक चीखा। तुम लिली और जेम्स की मौत के 1 साल पहले से ही उनकी खुफिया जानकारी दे रहे थे। तुम उसके जासूस थे। वह हर जगह ताकतवर बनता जा रहा था और जीत रहा था, पेटिग्रू ने हाफते हुए कहा। उसका विरोध करके क्या फायदा होता? दुनिया के सबसे बुरे जादूगर का विरोध करके क्या फायदा होता? ब्लैक ने गुस्से से कहा। बहुत सी मासूम जानें बच जाती पीटर। तुम समझते नहीं हो, पेटिग्रू घिघियाया। वह मुझे मार डालता सीरियस। तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, ब्लैक गरजा। अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करने के बजाय मरना ज्यादा अच्छा होता, जैसा हम तुम्हारे लिए करते। ब्लैक और ल्यूपिन कंधे से कंधा मिलाकर छड़ियां उठाए खड़े थे। ल्यूपिन ने धीरे से कहा, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए था कि अगर वोल्डेमॉर्ट तुम्हें नहीं मारेगा तो हम मार देंगे। अलविदा पीटर। हरमाइनी ने अपनी हाथ अपने चेहरे पर ढक लिए और दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। नहीं, हैरी चीखा। वो दौड़ता हुआ आगे आया और पेटिग्रू के सामने खड़ा हो गया। अब छड़ियां उसकी तरफ तनी थीं। उसने हाफते हुए कहा, आप उसे नहीं मार सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। ब्लैक और ल्यूपिन दोनों हैरान हो गए। हैरी, इस घटिया जानवर के कारण ही आज तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं है, ब्लैक गुर्राया। यह गंदा आदमी तुम्हें भी मौत के घाट उतरवा देता और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। तुमने उसकी बात सुन ली है। उसके लिए उसकी बदबूदार चमड़ी तुम्हारे पूरे परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं जानता हूँ, हैरी बोला। हम उसे महल में ले चलेंगे। हम उसे दम पिशाच के हवाले कर देंगे, उसे अज़्क़बान भेज देंगे, लेकिन उसे मत मारो। हैरी, पेटिग्रू हाफते हुए चिल्लाया और उसने हैरी के घुटने पकड़ लिए। धन्यवाद, मैं इस काबिल नहीं था, धन्यवाद। मेरे पास से दूर हटो, हैरी थूक उड़ाते हुए बोला और उसने पेटिग्रू के हाथ नफरत से दूर झटक दिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डैडी ये कभी नहीं चाहते कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ तुम्हारे कारण खूनी बने। कोई भी नहीं हिला और न ही किसी ने आवाज निकाली सिवाय पेटिग्रू के, जिसकी सांसें अब झटकों में आ जा रही थी। वो अपने सीने को पकड़कर बैठा था। ब्लैक और ल्यूपिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने एक झटके से अपनी छड़ियां नीचे कर ली। हैरी, तुम्ही को यह फैसला करने का हक है, ब्लैक ने कहा। लेकिन सोचो तो सही, उसने कितना बड़ा पाप किया था। उसे अज़्क़बान भेज देंगे, हैरी ने दोहराया। वह इसी काबिल है। पेटिग्रू अब भी उसके पीछे घरघराते हुए सांसें ले रहा था। ठीक है, ल्यूपिन ने कहा। एक तरफ हट जाओ हैरी। हैरी झिझका। मैं उसे रस्सियों से बांध रहा हूँ, ल्यूपिन ने कहा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। हैरी रास्ते से हट गया। इस बार ल्यूपिन की छड़ी से पतली रस्सियां निकली और अगले ही पल पेटिग्रू फर्श पर बंधा पड़ा था। उसके मुंह पर भी रस्सी बंध गई थी। लेकिन पीटर, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने रूप बदलने की कोशिश की, ब्लैक अपनी छड़ी पेटिग्रू की तरफ करते हुए घुराया, तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ठीक है हैरी? हैरी ने फर्श पर पड़ी लाचार आकृति को देखा और सिर हिलाया ताकि पेटिग्रू उसे ऐसा करते देख ले। ठीक है, ल्यूपिन ने अचानक सामान्य अंदाज में कहा। रॉन, मैं तुम्हारी हड्डियों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जोड़ सकता जितनी अच्छी तरह से मैडम पॉम्फ्री जोड़ सकती हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा यही रहेगा अस्पताल पहुंचने तक मैं तुम्हारे पैर पर पट्टी बांध दूं। वे रॉन के पैर को अपनी छड़ी से थपथपाकर बुदबुदाए।
पट्टी का बंधन। पट्टियां रॉन के पैर पर कसकर बंध गईं। ल्यूपिन ने खड़े होने में उसकी मदद की। रॉन ने अपने वजन को उस पैर पर आहिस्ता से रखा और उसके मुंह से आ निकल गई। यह बहुत अच्छा है, उसने कहा। धन्यवाद। प्रोफेसर स्नेप का क्या करेंगे? हरमाइनी ने धीमे स्वर में कहा और स्नेप के लेटे हुए शरीर की तरफ इशारा किया। उसके साथ कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं है। ल्यूपिन ने स्नेप पर झुकते हुए और उसकी नब्ज देखते हुए कहा। तुम लोग थोड़े ज्यादा उत्साहित हो गए थे। अब भी उसका शरीर ठंडा है। शायद सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम उन्हें तब तक होश में न लाएं जब तक कि हम महल में सुरक्षित न पहुंच जाएं। हम उन्हें इस तरह ले जा सकते हैं। वे बुदबुदाए। गतिमान भव। ऐसा लगा जैसे अदृश्य धागे स्नेप की कलाइयों, गर्दन और घुटनों से बंध गए। वे खड़ी मुद्रा में आ गए, लेकिन उनका सिर किसी कठपुतली की तरह इधर से उधर हिल रहा था। वे जमीन से कुछ इंच ऊपर लटके हुए थे और उनके बेजान पैर लटक रहे थे। ल्यूपिन ने अदृश्य चौका उठाया और उसे सुरक्षित अपनी जेब में रख लिया। और हम में से 2 लोगों को इस कमीने के साथ बंधना चाहिए, ब्लैक ने पेटिग्रू को ठोकर मारते हुए कहा। सिर्फ इसलिए ताकि वो भाग न पाए। ल्यूपिन बोले, मैं इसके साथ बंधूंगा। और मैं भी, रॉन ने लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर आवेश में कहा। ब्लैक ने हवा में से भारी जंजीर उत्पन्न की। जल्दी ही पेटिग्रू एक बार फिर खड़ा हो गया था। उसका बायां हाथ ल्यूपिन के दाएं हाथ से बंधा था और उसका दायां हाथ रॉन के बाएं हाथ से बंधा था। रॉन के चेहरे पर दृढ़ता का भाव था। ऐसा लग रहा था कि उसने स्कैबस की असली पहचान को व्यक्तिगत अपमान के रूप में ले लिया था। क्रुक्शंस बिस्तर से उछलकर धीरे से नीचे उतरी और कमरे से बाहर आकर रास्ता दिखाने लगी। उसकी लंबी पूंछ खुशी से ऊंची उठी हुई थी।